अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। और हमारा बाड पैरामीटर चल रहा है। कल हमने बाड लेंथ पे बात की हुई है। आज इंशाल्लाह हम बाड एंगल और बाड एनर्जी पे बात करेंगे। बाड एनर्जी को जल्दी से वाइंड अप करते हैं, फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है बाड एंगल, जिससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको ट्रिक्स सिखाते हैं कि आपने MCQs कैसे सॉल्व करना है। मेरे साथ रहिएगा। चलो जी शुरू करते हैं बाड एनर्जी से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है बाड एनर्जी। बाड एनर्जी क्या होता है? बाड एनर्जी तो हर एक स्टूडेंट को आता है। हमारा काम होता है वहाँ फैक्टर को डिस्कस करना, किस चीज़ को, या एक्सेप्शंस को डिस्कस करना, जहाँ से MCQs बनते हैं। लेकिन बाड एनर्जी का डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये है, इट इज़ द एनर्जी नीडेड to break a 1 mole of bonds of a particular type so as to separate them into the gaseous atom. It is also called as the bond dissociation energy. यानी आपके पास 1 मोल बॉन्ड आपने ले लिए, स्पेसिफिक बॉन्ड, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड ले लें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान ले लें। उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स बॉन्ड एनर्जी। चूँकि यहाँ एटम डिसोसिएट होते हैं तो उन्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके यूनिट्स आपने अपने साथ नोट करने हैं। आजकल जो फैशन चल रहा है वो किलो जूल पर मोल का फैशन चल रहा है। इस तरह से कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसका यूनिट है, लेकिन आपने जो नोट करना है वो है किलो जूल पर मोल। ये इसका ज़्यादा ट्रेंड आजकल चल रहा है। बाकी ये भी इसका यूनिट है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा सर ये तो बड़ा आसान है, कैसे पूछेगा, यही आसान चीज़ें हमें मार देती है। ठीक है, अच्छा, bond energy can also be defined as the energy released during the formation of 1 mole of a particular bond. For example, ये देखो आपके पास ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, मैं तो वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डियर स्टूडेंट्स 1 मोल बॉन्ड ले लो, यानी 1 मोल के बॉन्ड ले लो। उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। और ये एटम कार्बन और हाइड्रोजन फिर अपने गैसियस फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, या ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अब बॉन्ड बनता है। जब बॉन्ड बनता है तो याद रखो एनर्जी रिलीज होती है। तो 1 मोल ऑफ अ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनते हैं उन दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उन्हें आप बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। ये तो जस्ट डिफिनीशन था। आपका मेन फोकस होना चाहिए एक्सेप्शंस पर। एक्सेप्शन आपको करवाएंगे, ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते जाए प्लीज़। और आपका मेन फोकस होना चाहिए कि किस का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक है, याद रखिएगा बॉन्ड एंगल तक मेरे साथ रहना है। बॉन्ड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम बॉन्ड एनर्जी होगा। उतना कम क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी होगा। यानी ये अपने साथ नोट करें कि जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना कम जो है वो बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना ही आसानी से वो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं और हमारे पास है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी। सही है, यहाँ पे एनर्जी नहीं लिखा गया है, बॉन्ड एनर्जी को लिख लेते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, मज़ा आने वाला है। ये पॉइंट्स अपने साथ नोट किया करें। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का पहला जो है वो है साइज ऑफ एटम्स, यानी जितना साइज ऑफ एटम बड़ा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम होगा। इनवर्स रिलेशन है, यानी जितना साइज बढ़ता है उतना बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ता है उतना ही उन दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है। जितना दो न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपके पास क्या होगा? उतना आपके पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयोडीन, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो क्लोरीन है, क्लोरीन, और फिर उसके बाद ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का साइज बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद आयोडीन, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होगा। तो जब साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होता है, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है तो इस रिजल्ट बॉन्ड एनर्जी कम होती है, वो आसानी से डिसोसिएट होता है। यहाँ मैंने फ्लोरीन को डिस्कस नहीं किया है, आखिर में मैंने फ्लोरीन को डिस्कस किया है, प्लीज़ इसको मत भूलिएगा। फ्लोरीन वाला एक्सेप्शन अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, bond energy is directly proportional to the bond order or bond multiplicity.
यानी जितना ज़्यादा आपके पास बॉन्ड ऑर्डर होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा दरकार है, जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है उतना बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये अपने साथ नोट करें, इस तरह से शायद आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब क्या है? देखो यहां से आप अंदाजा लगाएं, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp है ना। तो जब sp हाइब्रिडाइज है तो यहां पर एस करेक्टर कितना है? यहां पर एस करेक्टर है 50%। अगर एस करेक्टर 50% है, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एस करेक्टर 3.3% है। ठीक है, और यहां आपके पास एस करेक्टर जो है वो कितना है? वो 25% है। तो जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा, इतना न्यूक्लियस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने साथ जुड़े रखेगा। अल्फाज को गौर से देखिएगा, जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस, क्योंकि एस जो है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, तो जितना एस इंक्रीज होता है उतना न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज होता है, और जितना न्यूक्लियस का इफेक्ट इंक्रीज होगा उतना वो बॉन्डेड उतना ही वो न्यूक्लियस वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने साथ जुड़े रखेगा, और जितना न्यूक्लियस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट रखेगा उतना उनको न्यूक्लियस से ले जाना या उस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पर भी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करता है। ठीक है जी, अच्छा चल आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को अपने साथ नोट कीजिएगा। मेरा मेन फोकस होगा बॉन्ड एंगल। ठीक है जी, अच्छा बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, उतना ही आपके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल HI का जो बॉन्ड है ये आसानी से टूटता है, ये HI आसानी से डिसोसिएट होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है क्योंकि ये आसानी से H देता है। ठीक है, और यहाँ पर HF का जो बॉन्ड है ये आसानी से नहीं टूटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ H और आयोडीन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के मुकाबले में वो क्या है, यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है जबकि यहाँ डिफरेंस कम है। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वहाँ पर आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, वहाँ पर आपके पास बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, यानी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास बॉन्ड एनर्जी होगी। जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना कम एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको डिसोसिएट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए जबकि इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर कभी कंपैरिजन में आ जाए, देखो इंट्री टेस्ट में कंपैरिजन के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अगर कभी कंपैरिजन में आ जाए कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो आप हाइब्रिडाइजेशन पर सोचें, आप एस करेक्टर पर सोचें, आप साइज पे सोचें, और उसके अलावा ये पॉइंट सारे अपने साथ नोट करें। और आप किस चीज़ पर सोचें, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर सोचें। ठीक है जी, इन सबको अपने साथ नोट करें, एक एक पॉइंट नोट करें, फिर वहाँ पर सबको अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। यहाँ एमसीक्यूज होने वाला है, एक्सेप्शन ऑफ द फ्लोरीन। यहाँ एमसीक्यूज को देखो स्टूडेंट इस तरह से है, यहां आंसर भी मैंने दिया है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे हाई होगी? तो अगर आप साइज वाइज देखें तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का है, मींस फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? क्लोरीन की है। यहां मेरा ऑप्शन जो है वो क्लोरीन सही है। यानी ट्रेंड ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन का साइज छोटा, फिर उसके बाद क्लोरीन का साइज बड़ा, फिर उसके बाद ब्रोमीन का साइज और बड़ा, और फिर उसके बाद आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। तो जिसका साइज सबसे बड़ा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। तो इट मींस के सबसे टॉप पे फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन नहीं है। सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे क्लोरीन है। यहां जरा सा देखिए, क्लोरीन है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। प्लीज नोट करो, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ब्रोमीन की ज्यादा है, फिर उसके बाद फ्लोरीन की ज्यादा है। नोट करो जी। और सबसे कम जो है वो किसकी है? सबसे कम जो है वो किसकी, यानी सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरीन की है, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम है ब्रोमीन की, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम है फ्लोरीन की, और सबसे कम जो है वो किस चीज की है? वो आयोडीन की है। ठीक है जी, तो इसको आप जरा सा
अपने साथ नोट कीजिएगा। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देखो देखो यहां जरा सा देखें, मैं आपके सामने बना देता हूं। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। अब देखो फ्लोरीन के पास यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो छोटे साइज की वजह से और कम बॉन्ड लेंथ की वजह से ये जो एक फ्लोरीन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो दूसरा फ्लोरीन है, गौर करना, ये जो दूसरा फ्लोरीन है इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और रिपल्जन के नतीजे में यहां अब देखो इनके दरमियान रिपल्जन आ चुका है, तो रिपल्जन आ चुका है तो ये खुद भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, तो आप थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे ना तो ये टूट जाएगा। समझ आ गया है? तो यहां पर फैक्टर क्या है? यहां पर फैक्टर है आपके पास, एक मिनट यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं। यहां पर जो फैक्टर है, यहां पर जो फैक्टर है, सब्र कर एक मिनट, यहां पर जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक। वो किस चीज़ का है डियर स्टूडेंट्स? वो है आपके पास बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। देखो यहाँ साइज बड़ा है, यहाँ साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, तो यहाँ भी मैं मानता हूँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन अगर है भी तो थोड़ा बहुत है, यानी ये बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ दोनों एटम बहुत करीब है क्योंकि यहाँ साइज छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होगा उतना कम बॉन्ड एनर्जी होगा। नोट कीजिएगा, उतना कम बॉन्ड एनर्जी होगा। तो यही आपसे पूछा जाता है, इस ट्रेंड को अपने साथ नोट करें, इस ट्रेंड को अपने साथ नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज इसको अपने साथ नोट कीजिएगा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंगल, अब हमारा टॉपिक आ गया है और इंशाल्लाह हम बॉन्ड एंगल पे बात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे साथ रहिएगा। मैं जो फैक्टर बताऊंगा उसके नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह आसान होगा। ठीक है, उन्हीं को फिर अप्लाई करना है, मैं एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, तो फिर आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलो बॉन्ड एंगल क्या होता है ये देखो। आपके पास ये एक एटम ए है, इसके साथ यहाँ पर एटम बी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एटम बी जुड़ा हुआ है, ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हो चुका है, तो इनके दरमियान जो एंगल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो बड़ा आसान है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड और द ऑर्बिटल्स हैविंग द बॉन्ड पेयर ऑफ, यानी ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल को जिनके पास बॉन्ड पेयर है। ठीक है, और या ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होते हैं उन्हें बॉन्ड एंगल बोलते हैं। याद रखिएगा, एक एक फैक्टर नोट करना है मेरे साथ। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। ठीक, अब शुरू हो गया क्योंकि आपके प्रीवियस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि बता दे ये जो H2O है और साथ में H2S है, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, ये बहुत बार इंट्री टेस्ट में पूछा गया है, तो मेरे साथ रहिएगा। पहला चीज़ जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। ठीक है, bond angle is directly proportional to the bond order and S character। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप जरा सा देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, फिर इस पे बात कर लेते हैं। देखो आपके पास यहाँ कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, और यहाँ कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ s करेक्टर कितना है? 50% है। जहाँ s करेक्टर 50% होगा, जहाँ s करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ क्या ज़्यादा होगा? वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। वहाँ क्या ज़्यादा होगा? वहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। और बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल यहाँ पे पाए जाते हैं वो है 180, यानी 180 आपके पास यहाँ बॉन्ड एंगल पाया जाता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी कम हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो रहा है। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा, s कैरेक्टर भी कम होगा। कैसे? यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर है आपके पास sp2, कितना है जी? sp2 है डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास यहाँ sp2 है, अगर यहाँ sp2 है आपके पास तो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120, और यहाँ s करेक्टर जो होगा, s करेक्टर जो यहाँ होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स 33.3%। तो जितना s करेक्टर कम उतना बॉन्ड एंगल कम, उतना ही आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कम। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो s करेक्टर 25% होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर s करेक्टर 25%
5% है, तो सिमिलरली आपके पास बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 मिनट्स हो जाएगा। कितना मिनट्स हो जाएगा? 109.5 मिनट्स हो जाएगा। तो ये सारा अपने साथ नोट कीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है बॉन्ड एंगल भी चेंज होता है। अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है, और अगर एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम है, और बॉन्ड ऑर्डर का तो एस करेक्टर के साथ ही इस तरह से रिलेशन है। ये एग्जांपल अपने साथ नोट करें। अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 मिनट्स, अगर sp है तो बॉन्ड एंगल होगा 120, और अगर sp2 है और अगर sp है तो बॉन्ड एंगल होगा 180। तो जितना s करेक्टर ज्यादा उतना ही आपके पास बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। पहला पॉइंट अपने नोट्स में नोट कीजिएगा विद एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, सब्र करें, आगे अप्लाई करेंगे कि आसान है कि नहीं है, आगे अप्लाई करेंगे। हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ जुड़ा है, तो नोट कीजिएगा तरतीब से। चलो जी आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, यानी बॉन्ड जो सेकंड फैक्टर है वो क्या है आपके पास? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। मैं आपको एक चीज ना बता देता हूं, आप जरा सा यहां देखें, प्लीज यहां देखें। यहां आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है मीथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहां आप आ जाएं अमोनिया में जो जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है वो भी किया है sp3 है। आप आ जाएं वाटर में जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है वो भी किया है sp3 है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया। हमने ऊपर कहा s करेक्टर पे डिपेंड करेगा, हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम हो गया। हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम हो गया, ठीक है। ये गिर गया नीचे, चलो जी काम करेगा इंशाल्लाह, काम कर रहा है। अच्छा जी, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम है, तो फिर कैसे डिसाइड करें? अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सुनो, अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो प्लीज आप लोन पेयर देखो सेंट्रल एटम के पास। क्या देखो? लोन पेयर देखो सेंट्रल एटम के पास, कि इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर कितने हैं। तो सर हमें क्या पता है लोन पेयर कैसे मालूम होते हैं? लोन पेयर कैसे मालूम होते हैं? नोट करना है मेरे साथ। हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर, नोट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं। हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लोन पेयर, शाबाश नोट करें। नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर को मालूम करने के लिए, लोन पेयर को मालूम करने के लिए, लोन पेयर को मालूम करने के लिए जो ट्रिक है उसको सुनो। देखो, आपने कार्बन के अंदर लोन पेयर मालूम करना है यहां, तो कार्बन का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3। सुनो sp3, इट मींस कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? बोलो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 4, एक s है और 3 p है। sp3 4 इन्वॉल्व है। कितने इन्वॉल्व है? 4। तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, माइनस कितने नंबर ऑफ एटम इस सेंट्रल एटम के साथ अटैच है? 4, यानी 4 हाइड्रोजन भी है, तो इक्वल टू द 0, यानी जो आंसर आ गया इट मींस के कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इट मींस नाइट्रोजन के पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है? नोट करो। इसका नाइट्रोजन के पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है डियर स्टूडेंट्स, वो कितने हैं? वो भी 4 है। नाइट्रोजन के पास भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, माइनस नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 3 एटम सराउंड किया है नाइट्रोजन को, तो -3 इज इक्वल टू 1। इट मींस कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट करो अपने साथ, नोट्स बनाइएगा मेरे साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किसकी बारी है? ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन किया है, ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इट मींस कि ऑक्सीजन के पास भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, माइनस ऑक्सीजन हैविंग हाउ मेनी एटम्स बॉन्डेड? 2, तो 2 है तो हो जाएगा आपके पास -4 -2 तो 2, यानी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये तो डिसाइड हो गया, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम। नाउ वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द लोन पेयर। तो देखो जी, लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना बॉन्ड एंगल कम होगा, उतना बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम होगा। अब यहां पर आप देखें तो आप सबको पता है कि मीथेन में कितना होता है? 109.5 होता है, अमोनिया में कितना होता है? 107.5 होता है, जबकि वाटर में कितना होता है? वाटर में 104.5 होता है।
तो देखो वाटर के पास लोन पेयर कितने हैं? 2। वाटर में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 2 है। जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे, जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। ऊपर लिखा गया है, प्लीज नोट करो, प्लीज नोट करो एंड ट्रिक भी नोट करो, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लोन पेयर। हाँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन, मेरा वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, देख लीजिएगा कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, उसका भी ट्रिक बताया है, लोन पेयर का भी यहां आपको ट्रिक बता दिया। ठीक, चलो जी यहां पर देखते हैं। अगर आप यहां पे देखें NH4+, यहां पर देखें NH3 और यहां पर भी देखें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? NH2- हो जाएगा। ठीक है, जरा सा आप देखें, मैंने सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। देखें यहां अगर आप इसको देखें तो यहां पर नो लोन पेयर इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, और अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। तो सबसे कम जो है वो है NH2- का। ठीक है, नोट करें, एमसीक्यूज के लिए नोट करें प्लीज, एमसीक्यूज के लिए नोट करें। बाकी हाइब्रिडाइजेशन तीनों का सेम है। यहां पर मीथेन पर बात हो गई है, अमोनिया पर बात हो गई है और H2O पे बात हो गई है। नोट करें, यहां यही चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल की यही चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती है। वो जो मैंने स्टार्ट में कहा कि वाटर और H2S का पूछा गया है, बात करेंगे। ठीक है, आप जस्ट नोट्स बनाइएगा, बेफिक्र रहें, पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। ये आपके सामने आ चुका है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है और एंगल भी आपके सामने लेके जा चुके हैं। एंगल पर डिग्री लगा लेंगे, बाकी आसान सा है। ठीक है जी, चलो अगला फैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम इज आल्सो सेम। ओ ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस सर? ये आपने क्या करवाया कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। क्या करेंगे सर? फिर बॉन्ड एंगल का क्या होगा? ट्रिक नोट कीजिएगा, शाबाश। यानी इफ द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है प्लीज, ये सेंट्रल एटम है, मुझसे गलती हुई है, कंट्रोल एटम लिखा गया है कोई बात नहीं है। सेंट्रल एटम इज डिफरेंट एंड साइड एटम्स आर सेम, बी लाइक। अब देखो देखो आपके पास केस आ गया कि PH3 है और साथ में NH3 है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। यहां एक बात बताता चला जाऊं, यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। ये मैं ड्रेगो रूल में आपको बताऊंगा। यहां पर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। फास्फीन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। लेकिन चलो यहां जस्ट फॉर अ मिनट, मेरी बात मान रहे हैं, जस्ट फॉर अ मिनट मेरे साथ कंसीडर करें। बहुत सारे टीचर पढ़ते भी ना पढ़ाते भी हैं कि यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन जस्ट आप देख लें कि चलो यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब देखो यहां फास्फीन में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां अमोनिया में भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गया। सर आपने तो हमें कंफ्यूज करवाया, यहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, आप कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन है। थोड़ा वेट करें, अगले वीडियो में बता देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस में नहीं होता है, बताऊंगा। आप जस्ट इधर तो कंसंट्रेशन करें ना जी। अच्छा चलो जी, ऐसे हुआ कि यहां भी हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर सेम है। तो क्या करेंगे? अब यहां जरा सा गौर कीजिएगा, यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो फास्फोरस है और यहां पर जो सेंट्रल एटम है वो नाइट्रोजन है। यानी सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, सराउंडिंग एटम भी सेम, लेकिन सेंट्रल एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो नोट करो, बॉन्ड एंगल जो है वो ये क्या हो गया? अच्छा चलो जी, सही हो गया। यहां पर इस तरह से आपके पास जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो आप सब लोगों को पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा है, तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा एमसीक्यूज के लिए कि आपके पास बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। जिस सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, और साइज पर भी डिपेंड करता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा तो नाइट्रोजन वाले का बॉन्ड एंगल ज्यादा। समझ आ चुकी है बात? ओके जी, यहां नोट कीजिएगा, नॉर्मली द बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप एज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज डाउन द ग्रुप एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है,
ए एस है और बी आई है। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और साइज इंक्रीज होता है। नोट करो, समझ आ गया है, नोट करो। यहाँ पर H2O है, सल्फर है, Se है और ये है Te है, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, साइज बढ़ता है। नोट करो जी, ये भी आता है आपको, मुझे पता है। यहाँ पर देखो, यहाँ आपके पास Br है, यहाँ पर आपके पास F है और यहाँ पर आपके पास क्या है, क्लोरीन है। तो आप यहाँ डिसाइड कीजिएगा कि सेंट्रल एटम तो मतलब साइड वाले एटम तो सबके सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम में आपके पास यहाँ इस तरह से आप इस पर डिसाइड कीजिएगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है और किसका बॉन्ड एंगल कम है, ठीक है जी। ओके जी, तो आप लोगों ने वो पॉइंट नोट किया कि अगर आपके पास सेंट्रल एटम सेम हो लेकिन साइड वाले एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपने किस चीज़ को देखना है। अब एक और चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेंट्रल एटम जो है आपके पास सेम है लेकिन साइड वाले एटम जो है वो डिफरेंट लेते हैं। साइड वाले एटम क्या लेते हैं, डिफरेंट। तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा सोचो कि द बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम्स, यानी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। वहां क्या था, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा होता था उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता था, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ऐसा है कि साइड एटम का जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, और साइज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। नोट कीजिएगा अपने नोट्स में, प्लीज अपने नोट्स में नोट कीजिएगा। अब स्टूडेंट यहां पर जरा सा आप देखें, देखो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। चूंकि सेंटर वाला तो सेम हो गया, सेंटर वाले तो सेम हो गए, साइड वाले चेंज होते हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा है और यहां पर 2 आयोडीन ऑक्सीजन के साथ है जबकि यहां पर 2 फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आयोडीन वाले केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा है जबकि फ्लोरीन वाले केस में बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। यहां पर आ जाए, फास्फोरस के साथ 3 जो है वो क्या है आपके पास, फास्फोरस के साथ 3 फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जबकि यहां फास्फोरस के साथ 3 आयोडीन है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उतना ज्यादा आपके पास बॉन्ड एंगल, या जितना साइज ज्यादा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल आपके पास। ये एमसीक्यूज हैं, इसको प्लीज अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बॉन्ड एंगल पर मैंने बात की हुई है, जितना भी बॉन्ड एंगल में बात हो सका मैंने की हुई है। अभी आप लोगों को मैं कुछ टास्क देने वाला हूं और वो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है। जस्ट आपने अरेंज करना है कि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। पहला एमसीक्यूज है, NO2 यहाँ पर आपके पास क्या है, +2 है और यहाँ पर आपके पास क्या है, NO, और यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं है, ये एक्चुअली है किस तरह से, ये इस तरह से NO2 ऊपर प्लस चार्ज है, सही है, और यहाँ पर है NO2 और ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। इस तरह से है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp है जबकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp2 है। आप डिसाइड करें किसका बॉन्ड एंगल कम है, किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है, s करेक्टर आपके सामने है, मैं एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, ठीक है जी। चलो नीचे को आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसका हाईएस्ट होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कितना है, वो है आपके पास sp2। यहाँ पर भी आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है आपके पास sp, और अगर यहाँ आप देखें तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp2 है। तो sp वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, sp वाला तो सबसे ज़्यादा होगा, उसमें तो कोई शक नहीं है, ये टॉप पे आ जाएगा। और यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है। तो इन A और C ऑप्शन में किसका ज़्यादा है, यू विल डिसाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ द लोन पेयर। जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका ही बॉन्ड एंगल क्या होगा आपके पास, उसका ही बॉन्ड एंगल आपके पास कम होगा, ठीक है। तो बॉन्ड तो लोन पेयर को मालूम करने का ट्रिक भी बताया है, हाइब्रिडाइजेशन तो बताया है, जस्ट लोन पेयर को आप मालूम करें, ठीक है। अच्छा, विच हैज़ द लोवेस्ट बॉन्ड एंगल, लोवेस्ट बॉन्ड एंगल किसका है, SO2 का है या SO3 का है। मैं हाइब्रिडाइजेशन भी आपको बता देता हूँ। ये हाइब्रिडाइजेशन में SO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है जबकि SO3 का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp2 है। तो आइए देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों का सेम है, दोनों के सेंट्रल एटम भी सेम है, साइड वाले एटम भी सेम है। तो फिर आप किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, तो आप किस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, आप लोन पेयर की बुनियाद पर डिस्कशन करेंगे। तो आप खुद
लोन पेयर मालूम करें। मैंने सबका हाइब्रिडाइजेशन बताया है और आप खुद इसमें डिस्कशन कर सकते हैं कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यहाँ पर भी है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द ग्रेटर बॉन्ड एंगल, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर भी आप क्या मालूम कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हैं। साथ में आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर सकते हैं। तो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम होंगे, वही आपके पास क्या होगा, वही आपके पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल रखेगा। अब यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है कि यहाँ तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये आप लोगों से नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इसके पास भी लोन पेयर एक है, इसके पास भी लोन पेयर एक है, इसके पास भी लोन पेयर एक है। तो सर हम तो पंच गए, सर हम तो पंच गए। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी इसके पास सेम है। एक चीज़ याद है, whenever the central atom is same is different and the side atoms are same, then look at the electronegativity of the central atom. जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। तो सबसे टॉप पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ मेरा जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पर जो होगा वो अमोनिया होगा और तीसरे नंबर जो पर जो होगा वो कौन होगा, वो फास्फीन होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्ड एंगल। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड एंगल पे डिस्कशन हो चुका है। कहीं आपको कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप विजिटिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी। अल्लाह निगहबान।